हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज हम फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक कौन थी? एक गर्ल थी, 15 ईयर्स या 16 ईयर्स अबाउ। उनकी जो डेथ हो गई थी और उनके लिए उन्होंने एक डायरी लिखी थी अपनी लाइफ के बारे में। तो उस डायरी का एक एक्सट्रैक्ट निकाला, यानी एक अंश निकाला गया है और वो आपके कोर्स में गिवन है। ठीक है, तो ये डायरी जो लिखी गई है ये एने फ्रैंक हैं। ये एक छोटी सी गर्ल थी, 13 ईयर्स की थी जब इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था और ये डायरी उनको उनके पापा ने दी थी। ये क्या थी, इनके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आपको बुक में इंट्रोडक्शन गिवन है, हम उसको वर्बली समझेंगे कि उस इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया गया है। तो पहली चीज़ दी गई थी कि एने फ्रैंक जो थी उनका बर्थ जो था कब हुआ था, 12 जून 1929 और उनका डेथ हो गया था फेब और मार्च के आसपास जो था 1945। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर आप इसको काउंट करोगे 1945 से 1929 को, तो अराउंड 16 ईयर्स की ये गर्ल थी जब इनकी डेथ हो गई थी। मतलब इतनी छोटी उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने क्या, ये एक थी जैविश गर्ल थी। जैविश क्या होती हैं? यहूदी जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है जैविश गर्ल थी ये। और ये जर्मन में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जर्मन में क्या हुआ था, नाजीज जो हैं, नाजीज एक पार्टी थी, उस पार्टी के आतंक की वजह से उन्होंने वहाँ के जो जॉइश लोग हैं उनको पसंद नहीं करते थे, तो उनको बहुत परेशान कर दिया था। तो वहाँ से निकल के ये लोग नीदरलैंड चले गए थे और वहाँ ये छुप गए थे। और वहाँ पर आपके जो इंट्रोडक्शन है वहाँ दिया गया है कौन कौन थे इनकी फैमिली में। इनके फादर थे, इनकी मदर थी, इनकी एक सिस्टर थी जो इनसे 3 ईयर्स बड़ी थी और इनके साथ इनके 4 फ्रेंड्स थे जो ये सभी मिलकर कहाँ छुपे हुए थे, नीदरलैंड में। फिर जब नाइजीज जब वहाँ पर आ गए थे, उनको जब पता चल गया कि नीदरलैंड में भी कुछ लोग छुपे हुए हैं, तो वो उनको मारने के लिए वहाँ पर आए। तो सबकी डेथ हो गई, सिर्फ और सिर्फ कौन बच गए, इनके फादर बच गए। और इनके फादर को एने फ्रैंक की डायरी मिली थी जो उन्होंने 13 ईयर्स की जब उनकी एज थी तब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। तो इनके फादर ने जब सब कुछ कंप्लीट, ये वर्ल्ड वॉर 2 में ये स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था तब ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वहाँ पर जो उनके पापा हैं उनको जब वो सब कुछ कंप्लीट, वर्ल्ड वॉर जो 2 था वो सारा कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, जब वो फिर से अपनी कंट्री में जर्मन गए तो वहाँ उनको अपनी बेटी की डायरी मिली और उस डायरी को उन्होंने पब्लिश करने के लिए दिया। ठीक है, और एक और चीज़ थी वहाँ पर कि ये जो डायरी जो लिखी गई थी वो डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि कौन सी जो डायरी थी वो किस लैंग्वेज में थी, तो डच लैंग्वेज में थी। फिर उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इंट्रोडक्शन में गिवन है और वो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन जब आपके बनते हैं तब आपको पता हो कि लेसन में क्या था। ठीक है, तो लेसन में ये सारी चीज़ें थी। 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल थी, हैज़ टू गो इनटू हाइडिंग ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर कौन सा, 2 हुआ था। ठीक है, जब 2 वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध हुआ था सेकेंड वाला, तब यहाँ पर जो नाइजीज थे वो मतलब उनको अवॉइड करने के लिए, उनसे छुपने के लिए ये लोग नीदरलैंड चले गए थे। शी शेयर्स हर एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही है किसमें, इन स्टोरी व्हेन शी इज़ डिप्रेस, जब वो डिप्रेस थी। क्योंकि जब वो लोग सब लोग छुपे हुए थे, अबाउट 2 ईयर्स तक वो लोग छुपे हुए थे, 24 मंथ्स या 25 मंथ ऐसा कुछ लिखा होगा। इतने ईयर्स, इतने मंथ्स जो हैं वो छुपे हुए थे नाइजीज से बचने के लिए। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो सब लोग पकड़े गए और उनकी जो सिस्टर है उनकी डेथ हो गई। और एने फ्रैंक जो है उनकी भी एक बीमारी हो गई थी उन्हें, उस वजह से उनकी भी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से वो डिप्रेस थी और उस डिप्रेशन में उनका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई ऐसा साथी नहीं था जिसको वो अपनी सारी बातें कह पाए। कहने के लिए तो उनके पास बहुत बड़ी फैमिली थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो उनके थॉट्स को, उनकी बातों को समझ पाए। और इसलिए उन्होंने डायरी को अपना फ्रेंड बनाया और उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट की। तो अब आगे चैप्टर में क्या देखेंगे, चैप्टर में ये देखेंगे कि उन्होंने डायरी में क्या लिखा, अपने क्या एक्सपीरियंसेस लिखे और उनकी डायरी बाकी डायरियों, जो बाकी लोग डायरी लिखते हैं उनसे कितनी डिफरेंट थी वो समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डायरी आप में से काफ़ी बच्चे लिखते होंगे, मैं भी लिखती थी पहले जब मैं छोटी थी। छोटी तो क्या, 13-14 ईयर्स की थी, मैंने भी थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया था। बट हमारी बातें कैसी होती हैं, जब कुछ अच्छा होगा तब लिख देंगे, या कभी कुछ नहीं होगा तो 2 दिन लिखा, 3 दिन लिखा, फिर छोड़ देंगे। लेकिन जो एने फ्रैंक थी उनकी डायरी बहुत ही अलग थी बाकी लोगों से, वो कुछ अलग तरीके से लिखती थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो इंट्रोडक्शन को आप अपनी बुक में दिया हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लेना ताकि आपको वहाँ से भी अगर क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। क्या है इस चैप्टर में उसको समझते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियल स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी जो है, राइटिंग जो लिखी जाती है डायरी, वो एक बहुत ही अलग स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं वो एक अलग ही हमारे लिए सब कुछ नया नया होता है जब हम डायरी लिखना शुरू करते हैं। तो सभी के लिए ऐसा होता है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव, अब ये यहाँ पे एनी फ्रैंक बता रही हैं कि मैं इसलिए, मेरे लिए भी बहुत अलग था, इसलिए नहीं था, नॉट ओनली इसलिए नहीं था क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, यानी मैंने इससे पहले कभी नहीं लिखा, इसलिए मेरे लिए नया नहीं था कि मुझे ये नया नया लग रहा है, नया नया एक्सपीरियंस है। बट लेकिन also because it seems to me that later on neither I nor everyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। वो कह रही हैं यहाँ पे कि मेरा ये नहीं था कि मैंने कभी इससे पहले लिखा नहीं है, बल्कि मेरे लिए क्या था कि भाई एक जो 13 साल की जो स्कूल की गर्ल है उसकी सोच को, मसिंग्स मीन्स होता है सोच, उसके थॉट्स को, ठीक है, उसके थॉट्स में कौन इंटरेस्ट लेगा। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं एक 13 साल की गर्ल हूँ और मेरी डायरी क्यों कोई पढ़ेगा कि मैं क्या सोचती हूँ, मेरे अंदर किस चीज़ का है। तो उन्हें ये लगता था कि मेरे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, इसलिए उन्हें बहुत अलग लगता था डायरी लिखना। ओ वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन उन्होंने कहा कोई नहीं, ये कोई मेरे लिए कोई इसमें कोई बात नहीं है। उनको तो लिखना था, बस ये सोच रही थी अपने मन में कि भाई कोई एक 13 ईयर की गर्ल्स के लिए क्यों सोचेगा कि वो क्या लिखती है, उसकी क्या सोच है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं चाहती हूँ कि मैं लिखूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि जो मेरे दिल पर जो गुजरा है, जो उनके दिल में जो दुख था, जो उनके चेस्ट में, मतलब यहाँ पे काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, यानी जो भी दिल में दुख है या जो भी बातें हैं जिस वजह से वो डिप्रेस थी, वो सारी की सारी बातें वो एक डायरी पे लिखना चाहती हैं, इसीलिए वो डायरी लिखना चाहती हैं। हमारे अंदर भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम किसी और से शेयर नहीं कर पाते हैं, उस समय हमें लगता है कि यार ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड होना चाहिए जिससे हम सारी बातें शेयर कर पाए। तो सेम एनी फ्रैंक को भी ऐसा लग रहा था कि मेरे पास ऐसा कोई हो जिसको मैं अपनी सारी बातें बोल पाऊँ, और इस वजह से उन्होंने क्या लिखा, डायरी लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक पेपर जो होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, क्योंकि आप पेपर के ऊपर अपने मन की सारी बातें लिख सकते हो, लेकिन सामने जो खड़ा है व्यक्ति, चाहे वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, कोई भी हो जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनको हर वो बात नहीं बोल पाओगे जो आप एक पेपर पे बोल सकते हो। ठीक है, तो उनको ये लगता था कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, चाहे हम कितना भी उसको लिख दें, कितना बोल दें, कभी पेपर पलट के नहीं बोलेगा हमें कि बस करो अब मत लिखो, या इतना भी मत लिखो, इतना नहीं बोलो। लेकिन हम किसी पीपल को बोलेंगे, किसी पर्सन को बोलेंगे, तो वो पलट के हमें एक बात तो बोल भी देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा हिम्मत होती है सहने की। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, ये बोल रही हैं, ये तब की बात कह रही हैं, When I was feeling a little depressed, जब मैं क्या थी, डिप्रेस थी। क्यों डिप्रेस थी? जब वो इतनी टाइम तक 2 साल तक छुपे हुए थे तो वो थोड़े से डिप्रेस्ड हो गए थे। कोई भी अगर एक जगह पर कैद होकर बैठेगा तो डिप्रेस्ड होगा ही, और उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था, इस वजह से वो थोड़ा सा लोनली फील कर रही थी। वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, मेरा जो चिन, यानी कि इसको चिन बोलते, चिन जो था मेरे हैंड पे था, और वो थॉट कर रही थी, सोच रही थी और बोर हो रही थी। एंड लिस्टलेस मतलब होता है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी थी, जैसे मान लो थोड़ा सा लेजी सा होता है कोई पर्सन जिसको कुछ काम नहीं करने का इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं लिस्टलेस। तो लिस्टलेस थी, एक होता है रेस्टलेस, एक होता है लिस्टलेस। ठीक है, रेस्टलेस अलग चीज़ है, जहां आप बेचैन होते हो उसे कहते हैं लिस्टलेस। जब आप किसी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं होते उसे लिस्टलेस कहते हैं। वंडरिंग वेदर, बहुत ही ज़्यादा बाहर जो मौसम था थोड़ा सा भयानक सा था, थोड़ा सा खतरनाक था। टू स्टे इन और गो आउट, और उनको ये लग रहा था कि मैं बाहर जाऊं खेलने, मतलब मौसम थोड़ा अलग था तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैं बाहर जाऊं या अंदर बैठूं, और उनको कुछ खेलने का, किसी चीज़ को करने का कोई मन नहीं कर रहा था, थोड़ी सी डिप्रेस थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और मैंने फाइनली सोचा कि मैं वहीं रहूंगी जहाँ मैं थी, यानी कि वो जहाँ बैठी थी वहीं वो बैठना चाहती थी। ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। अब उन्होंने कहा ब्रूडिंग मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कोई भी सोच। ठीक है, आप जो भी सोच रहे हो उसे हम, यानी कहे तो थॉट्स। ठीक है, तो सोच को ही हम ब्रूडिंग कहते हैं।
वो सोचने लगी कि यस, उन्होंने कहा हाँ, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से ज़्यादा, ठीक है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू द लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगी, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट, मैं ये प्लानिंग नहीं करूँगी कि कोई भी जो है इसे रीड करे, जो मैं नोटबुक लिख रही हूँ, जिसको मैं रेफ़र कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, डायरी। यानी उन्होंने जो डायरी लिखी थी, उन जो नोटबुक थी उनको उन्होंने डायरी कहा था, तो वो कह रही थी कि मैं इसे प्लानिंग नहीं करूँगी कि मैं इसे किसे रेफ़र करूँगी, कैसे लिखूँ, मतलब किसको बताऊँगी, कैसे बताऊँगी, ये नहीं करूँगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, तब तक जब तक कि मुझे कोई फ्रेंड नहीं मिल जाता, तब तक मैं किसी को भी ये रीड करने नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल डायरी है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक इट अ बिट ऑफ डिफरेंस, लेकिन ये क्या होगी, ये बाकी से थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये मेरी डायरी है और इसे मैं एज अ फ्रेंड मान के लिखूंगी, क्योंकि मेरे पास एक रियल फ्रेंड नहीं है, इसलिए। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब उन्होंने लिखा, अब वो बोल रही कि अब मैं फिर से उसी पॉइंट पे आती हूँ कि मैं जो ये डायरी है वो क्यों लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो डायरी लिखना चाहती थी। सिर्फ एक ही उनका रीज़न था कि उनके पास ऐसा फ्रेंड नहीं था जिनको वो हर एक बात शेयर कर पाए। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली। अब यहाँ पे वो मोर क्लियरली बता रही हैं, साफ साफ बता रही हैं, सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13 ईयर की जो गर्ल है वो कंप्लीटली अलोन है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में। कोई भी बिलीव नहीं करेगा ना। हमारे पास में, हमारे आसपास कितने 13 साल, 15 साल, 14 साल के बच्चे होते हैं, उनके साथ उनकी पूरी फैमिली होती है, तो क्या आपको लगता है कि वो लोनली फील करते हैं? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अंदर से लोनली फील होता है, चाहे उनके पास कितनी ही बड़ी फैमिली हो। एने फ्रैंक के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि वो कह रही थी कि कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं बिलीव करेगा कि मेरे पास, मैं जो हूँ इस वर्ल्ड में अकेली हूँ, जबकि उनका बहुत बड़ा परिवार था। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं, वो कह रही मैं अकेली हूँ भी नहीं, क्योंकि आई हैव अ लविंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्यारे हैं। 16 ईयर्स की उनकी एक गर्ल थी, उनकी एक सिस्टर थी, उनका नाम था मार्गोट, ठीक है, मार्गेट नाम था उनका, आपके इंट्रोडक्शन में दे रखा होगा। देर आर अबाउट 30 पीपल्स, और ऐसे 13 पीपल, जो 30 पीपल ऐसे थे जिनको वो फ्रेंड कह सकती थी, यानी उनके रिश्तेदार या जो भी आसपास जो भी रहते हैं, इन सबको मिला के उनके 30 पीपल ऐसे थे जिनको वो जानती थी। आई हैव अ फैमिली, मतलब मेरी फैमिली है, एक लविंग आंट थी और एक अच्छा सा घर था। इतना सब होने के बाद भी उन्हें लगता था कि मैं क्या हूँ, इस वर्ल्ड में अकेली हूँ। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास सब कुछ था, सारी चीज़ें थी, सिर्फ क्या नहीं था, एक रियल फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में सारे रिश्ते हमको बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप ऐसा रिलेशन होता है जिसको हम खुद बनाते हैं, खुद अपनी शर्तों पे बनाते हैं, उसमें हर एक चीज़ हमारे हिसाब से होती है। तो फ्रेंडशिप एक अलग जोन होता है। आपके कितने रिश्तेदार हों, आपकी मम्मी पापा बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, फ्रेंड की तरह आपसे सारी चीज़ें शेयर करते हैं, आप उनसे शेयर करते हो, लेकिन एक दोस्त की जगह कोई नहीं ले सकता। फ्रेंड फ्रेंड होता है, कहते हैं ना हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, तो ज़रूरी होता है फ्रेंड, और फ्रेंड ही हम खुद से चूज़ करते हैं। तो उनके लिए एक ट्रू फ्रेंड नहीं था, बजाय इतनी सारी फैमिली थी उनके पास, सब कुछ थे, 30 लोग थे, मम्मी पापा थे, बहन थी, आंटी थी, सभी थे, लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं था, जिनकी कमी उनको बहुत ज़्यादा लगती थी। All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. उनके पास फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स के साथ बातें भी करती थी, लेकिन उनके साथ वो ऑर्डिनरी बातें नहीं कर पाती थी, वो बातें नहीं कर पाती थी जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते। जैसे फालतू की बातें हम कितनी करते हैं, काम की बातें 2 करेंगे, 10 बातें फालतू की करेंगे, तो वो चीज़ उनके अंदर नहीं थी। वो अपने फ्रेंड से वो सारी जो नॉर्मल बातें होती हैं, जिसे पढ़ाई की बात हुई वो करती थी, जो काम की बात होती थी वो करती थी, लेकिन जब बात आती है अपनी खुद की पर्सनल बातें करने की, वो वहाँ नहीं कर पाती थी। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, जो भी हमारे आसपास की जो रोज़ की जो बातें होती हैं वो उनसे शेयर नहीं कर पाती थी। We don't seem to be able to get any closer and that's the problem। और हम, वो जो थी अपने फ्रेंड से उतनी क्लोज नहीं हो पाती थी, और यही जो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यही एक प्रॉब्लम थी कि वो अपने फ्रेंड से क्लोज नहीं हो पाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर।
अब वो कह रहे हैं कि मे बी ये शायद मेरा ही फॉल्ट है, मेरी ही गलती है कि मेरा ही नेचर ऐसा था उनका कि वो किसी से नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी के जो भी फ्रेंड्स थे वो एक दूसरे से बातें करते थे, ऑर्डनरी थिंग्स शेयर करते थे, जो भी नॉर्मल बातें होती थी वो सारी शेयर करते थे, लेकिन एने फ्रैंक नहीं कर पाती थी। तो ये कह रही है कि शायद मेरा ही फॉल्ट होगा, मैं ही नहीं कर पाती हूँ, मेरे अंदर शायद कमी होगी। वी डोंट कन्फाइड ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे के ऊपर वो बिलीव नहीं दिखा पाते हैं, वो ट्रस्ट नहीं दिखा पाते हैं जो हमारे अंदर है। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो वाला कन्फाइड मीन्स होता है कि किसी के प्रति बहुत अच्छा वाला विश्वास जो है वो नहीं था उनको अपने फ्रेंड्स के ऊपर। In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. और ये जो केस था वो ऐसा था कि मुझसे ये सारी चीज़ें जो थी वो नहीं हो पाती थी, और इस वजह से मैंने क्या करा, मैंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं चेंज नहीं कर पा रही थी, तो मेरे से चेंज नहीं होती, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डायरी लिख देती हूँ, क्योंकि डायरी ही मेरा क्या बन सकता है, एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है, जो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स इन माई इमेजिनेशंस, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। अब उन्होंने यहाँ लिखा है, उन्होंने बताया है कि मेरे अंदर एक इमेज थी, कौन सी, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जो बहुत टाइम से जिस फ्रेंड का मैं इंतज़ार कर रही थी, जो मेरे इमेजिनेशन में था, जो मेरी सोच में था, उस सोच को मैंने एक नाम दिया, और वो कौन थी, वो मेरी डायरी थी। और उस डायरी में मैंने क्या किया, मैंने वो सारे फैक्ट्स नहीं लिखे जो बाकी के लोग लिखते हैं, मैंने कुछ अलग हट के लिखना चाहा, क्योंकि वो अपनी डायरी को सिर्फ डायरी नहीं मानती थी, वो उसे फ्रेंड मानती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं बाकी लोगों की तरह वो सारी चीज़ें नहीं लिखती हूँ कि जैसे बाकी लोग लिखते हैं कि आज मैंने इस टाइम पे ये किया, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, तो वो ये सारी चीज़ नहीं लिखती थी। उन्होंने कहा कि मैं जब डायरी लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी कि वो मेरा एक फ्रेंड है, और उसे मैं फ्रेंड की तरह ही मान के अपनी सारी बातें बताऊंगी, जैसे एक फ्रेंड से हम बातें करते हैं वैसे ही वो उस डायरी से बातें करेगी और वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखेगी। बट आई वॉन्ट टू डायरी टू बी माई फ्रेंड, और मैं डायरी को क्या बनाऊंगी, अपना फ्रेंड बनाऊंगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, मैं उसे क्या नाम दूंगी, किट्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था, किट्टी। उनकी सिस्टर का नाम क्या था, मार्गेट। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे कहते हैं, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किट्टी, कोई भी जो है नहीं जान पाएगा, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा कि जो मैंने स्टोरी में जो किट्टी को जो मैंने सारे जो वर्ड्स बताए हैं वो कोई नहीं समझ पाएगा। इफ आई वर टू प्लंज राइट इन आई डिड द बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, कोई भी उसे नहीं समझ पाएगा। जैसे उन्होंने किट्टी को अपना एक फ्रेंड कहा था, तो अगर जैसे ही डायरी स्टार्ट करते हैं, अगर वो कह रही हैं कि मैं अगर लिख दूं कि भाई आज मेरे साथ ये चीज़ हुई, आज मेरे साथ ये चीज़ हुई, तो कोई भी समझ नहीं पाएगा। जब भी मेरी डायरी को कोई पढ़ेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट की है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अपना ब्रीफ केस देना है, यानी मेरे को ब्रीफ स्केच देना है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, कौन कौन है मेरी फैमिली में। जैसे हम एक फ्रेंड से मिलते हैं तो हम फ्रेंड को क्या बताते हैं, पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर बाकी की बातें हम उससे शेयर करते हैं। सीधा ही एक कोई मिल जाता है उसको सीधा ही हम अपनी बातें नहीं बोलते ना, हम पहले उनको क्या कहते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बारे में जानते हैं, यहाँ वहाँ की थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर हम अपने दिल की बातें बताना, और जब हमको लगता है कि हाँ वो बहुत क्लोज हो गया है हमारे, तब हम उसको अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं। तो सेम उन्होंने भी डायरी को एक फ्रेंड माना था, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं लिखूंगी कि भाई सीधा ही स्टार्ट कर दूं डायरी, मैं अपना ब्रीफ स्केच दूंगी कि मैं कहाँ से हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, इसी को ब्रीफ स्केच कहा जाता है। तो मच आई डिसलाइक डूइंग सो, और ये वो चाहती थी कि मैं इस तरह से ये सारी चीज़ें करूँ, और उन्होंने ब्रीफ स्केच देना सोचा। अब वो ब्रीफ स्केच दे रही है कि उन्होंने क्या क्या लिखा, मतलब उस डायरी के लिए उन्होंने पहले स्टार्टिंग में क्या क्या लिखा। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। अब उन्होंने पहले अपने पापा के बारे में बताया कि मेरे पापा जो है सबसे प्यारे पापा हैं, और मैंने कभी ऐसे पापा नहीं देखे हैं। एंड डिडेंट मैरी, मतलब मेरी मम्मी से शादी से पहले उनकी एज क्या थी, 36, यानी जब उन्होंने शादी की तो उनकी एज कितनी थी, 36, और उनकी मम्मी की एज कितनी थी, 25। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि उनके पापा, पूछा जा सकता है कि उनके पापा की एज कितनी थी, तो 36 थी। ठीक है, उनकी मम्मा की एज कितनी थी, 25। माई सिस्टर, आ गया उसका नाम, माई सिस्टर मार्गेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट
इन जर्मनी, जर्मनी में ही उनका बर्थ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में। कब हुआ था? 1926 में। किनका? उनकी सिस्टर का। 26, ध्यान रखना। आई वॉज बॉर्न, आई मतलब कि एने फ्रैंक, ठीक है। एने फ्रैंक कब बॉर्न हुई थी? 12 जून 1929, 1929 को वो उनका बर्थ हुआ था। तो देख लो 3 साल बड़ी हैं इनकी सिस्टर इनसे। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं तब तक वहाँ रही जब तक मैं फ्रैंकफर्ट में कितनी थी? 4 ईयर्स की हो गई, तब तक मैं वहीं रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पापा जो हैं वो हॉलैंड चले गए थे। कब? 1933 में, मतलब वहाँ से चेंज करके अपना स्टेट चेंज, मतलब अपनी जगह चेंज करके कहाँ चले गए थे? 1933 में हॉलैंड चले गए थे। माय मदर, उनकी मम्मी का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, और वो भी चली गई थी। कब? वेंट विथ हिम हॉलैंड इन सितंबर, सितंबर में उनकी मम्मी चली गई थी। 1933 में उनके पापा गए थे, सितंबर में, उसी ईयर के सितंबर में कौन चले गई थी? उनकी मम्मी चली गई थी। उनकी मम्मी का नाम दे रखा है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उनकी मम्मी का नाम थोड़े से टफ है, लेकिन आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। वाइल मार्गरेट एंड आई वॉज सेंट टू आर्चिन और टू स्टे विथ द अवर ग्रैंड मदर, और हम यानी उसकी सिस्टर और एने फ्रैंक जो है वो उनको अपनी दादी के पास छोड़ के गए थे कि तुम लोग यहाँ रहो। और उनके पापा 1933 में चले गए थे और सितंबर में उनकी मम्मी चली गई थी। मार्गरेट वेंट टू द हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गरेट जो है वो दिसंबर में चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और जो एने फ्रैंक थी वो फेब्रुअरी में गई। तो देखो कौन कौन कितने कितने गया। उनके पापा 1930 में, उनकी मम्मी गई थी सितंबर में, फिर मार्गरेट जो उनकी सिस्टर थी वो दिसंबर में गई, एंड लास्ट में जो एने फ्रैंक गई थी वो कब गई थी? फेब्रुअरी में गई थी। व्हेन, कब? जब व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। प्लंक डाउन का मीनिंग क्या होता है? आपकी बुक में दे रखा है कि एज अ गिफ्ट, जिसको आप ऐसे टेबल पे पटक दो कि भाई लो तुम्हारे लिए आ गया है, तो उसे प्लंक्ड डाउन कहते हैं। तो एने फ्रैंक को ऐसे लेके आ गए थे कि भाई मार्गरेट का बर्थडे था, तो उस बर्थडे पे उन्होंने एने फ्रैंक को दे दिया कि भाई ये लो तुम्हारा लिए, तुम्हारी छोटी बहन है वो क्या है? एज अ बर्थडे गिफ्ट है। तो अगर ये भी अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा के कि भाई मार्गरेट का बर्थडे कब आया, ठीक है। मार्गरेट का बर्थडे कब हुआ? मार्गरेट का बर्थडे आया था फेब में, ठीक है, क्योंकि फेब में ही उनको, मतलब फेब में कौन गई थी? एने फ्रैंक गई थी। कैसे गई थी? एज अ बर्थडे गिफ्ट, मतलब एज अ बर्थडे गिफ्ट की तरह वो गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मार्गरेट का बर्थडे कब हुआ। हम चैप्टर पूरा पढ़ लेंगे, हमको समझ में नहीं आएगा कि बर्थडे का तो कुछ लिखा नहीं था, लेकिन यहीं से आपको दिख रहा है कि जो मार्गरेट का बर्थडे था वो फेब में था, क्योंकि एने फ्रैंक तभी गई थी। और वो कैसे गई थी? एज अ बर्थडे प्रेजेंट की तरह गई थी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। I started right away at the Montessori नर्सरी स्कूल। मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल में वहाँ पे मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। I stayed there until I was 6, और मैं वहाँ तब तक थी जब तक मैं कितने साल की हो गई? 6। तो आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है। मैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि MCQs टाइप जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर इसी तरह से वन वर्ड आएंगे, जहाँ आपसे ये सारी चीज़ें जो चैप्टर के बीच में छोटी छोटी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। तो कब मॉन्टेंसरी स्कूल में वो कब तक थी? 6, जब वो 6 ईयर की ना हो गई तब तक थी, ठीक है। 6 ईयर की हो गई तब तक वहीं थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और वो तब कौन सी क्लास में थी? फर्स्ट फॉर्म में थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नर्सरी में जब मॉन्टेंसरी स्कूल में थी तब वो कितने, कौन से स्टैंडर्ड में थी? फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी। कितने ईयर्स तक उन्होंने वहां पढ़ा? जब तक वो 6 ईयर की ना हो गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुप्रस द हेड मिस्ट्रेस। अब वो 6th फॉर्म में, जब वो 6th क्लास में आ गई तब उनकी टीचर जो थी मिस कुप्रस जो थी हेड मिनिस्टर, यानी वहाँ की हेड मास्टर जो थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और उनके अंदर जब उनका फेयरवेल हो रहा था, जब विदाई हो रही थी, मतलब अब स्कूल चेंज करने का टाइम आ गया था, जब विदाई हो रही थी तो उनकी जो मिस्ट्रेस है यानी उनकी जो प्रिंसिपल है, उनके और एने फ्रैंक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। उनकी मम्मा, उनकी दादी जो थी वो समर में 1941 में बीमार हो गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो इस वजह से एने फ्रैंक का जो बर्थडे था वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ही उनका सेलिब्रेशन हुआ था, लिटिल, ठीक है। ग्रैंडमा डाइड इन February 1942। 1941 में उनकी दादी बीमार हुई थी, 1942 में जनवरी में उनकी डेथ हो गई, ठीक है।
नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, मतलब उनकी दादी के बारे में। एंड स्टिल लव हर, और मैं आज भी उनसे जो है अब तक जो है उनसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो अपनी दादी की बहुत ज़्यादा क्लोज थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, 1942 को में जब फिर से एने फ्रैंक का जब बर्थडे आया तो वो कैसे हुआ था, वॉज इंटेंट टू मेक अप फॉर द अदर्स एंड ग्रैंड मास कैंडल्स वॉज लिट अलॉन्ग विथ द रेस्ट। तो उस दिन क्या हुआ, उनका बर्थडे जो है थोड़ा अच्छे से मनाया गया, जो लास्ट टाइम नहीं मनाया गया था, क्योंकि उनकी दादी जो थी वो बीमार थी। लेकिन अब 1942 में जो है उनकी दादी डेथ हो गई थी, तो अब उन्होंने थोड़ा अच्छे से बनाया था, ठीक है। और ग्रैंड माँ के लिए उन्होंने क्या किया था, एक कैंडल उन्होंने उनके लिए भी लगाई थी, जो वो केक कट करने वाली थी उसमें उन्होंने एक कैंडल अपने दादी के नाम की भी लगाई थी, क्योंकि वो अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। तो यहाँ पे देखो 20 जून 1942 है, तो 1942 कौन सी डेट है, उनका बर्थडे कब आया था, 20 जून आया था, और ईयर क्या था 1929, राइट। तो 1929 को उनका बर्थडे जन्म हुआ था, और आज क्या था 1942, मतलब जिस दिन उनको डायरी मिली थी, और उनको डायरी किसने दी थी, उनके फादर ने दी थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एने फ्रैंक को बर्थडे पे डायरी किसने गिफ्ट किया था, तो उनके पापा ने किया था। 1929 और ये है 1942, तो 1942 1929 कितना हो गया, 13 ईयर्स हो गया। तो जब उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया वो कितने साल की थी, 13 ईयर्स की थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एने फ्रैंक ने जब डायरी लिखना स्टार्ट किया था तो वो कितने साल की थी, वो थी 13 ईयर्स की। तो उन्होंने 20 जून 1942 को उनको डायरी दी थी। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और उस दिन से मेरे अंदर आ गया कि मैं क्या करूँगी, डायरी लिखना स्टार्ट करूँगी, उनके अंदर डेडिकेशन आ गया। अब यहाँ से उनकी डायरी का वो निकाला गया है अंश, जहाँ उन्होंने डायरी को एज अ किटी माना और अपना एक वाक्य, उन्होंने एक अपना इंसिडेंट बताया है कि कैसे उन्होंने किस तरह से डायरी को लिखा था और उनके साथ क्या हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है डियरेस्ट किटी, जैसे हम अपने फ्रेंड को लिखते हैं तो सेम उन्होंने डायरी को भी अपने फ्रेंड की तरह, जैसे उनका नाम था डियरेस्ट किटी लिखा। यहाँ उन्होंने डेट लिखी है सैटरडे 20 जून 1942, 20 जून को ही उनको मिला था डायरी, और उस दिन से उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या लिखा है डायरी में उसको देखते हैं। अवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, क्वैकिंग मतलब डर से, अपना क्लास के जितने भी बच्चे थे वो डर की वजह से अपने पैरों को, अपने बूट्स को टक 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 कर, जैसे हमारा रिजल्ट आने वाला होता है तो हमारे अंदर थोड़ी सी घबराहट होती है, तो हमारे पैर थोड़े से शिवरिंग करने लग जाते हैं, और जो हमारे पहने हुए होते हैं शूज़ हम उससे पैरों से ऐसे ऐसे बजाने लग जाते हैं, तो वो डर की वजह से होता है। तो ऐसा ही पूरी क्लास में हो रहा था, और सब लोग ऐसे बूट्स बज रहे हो, ऐसे लग रहा था कि डर की वजह से बज रहे हैं। क्यों बज रहे हैं भाई, रीज़न ये था, of course it's the forthcoming meeting in which the teachers decided who will move up and to the next form and who will be kept back, क्योंकि ये वो forthcoming मतलब आने वाला वो मीटिंग था जहाँ पर टीचर डिसाइड करने वाले थे, टीचर लेने वाले थे, क्या डिसाइड करने वाले थे कि कौन बच्चा नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में जाएगा, और कौन जो है वापस पीछे आएगा, यानी कौन फेल हो जाएगा, यानी रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। तो रिजल्ट अनाउंस होने के टाइम पे हम सबको घबराहट होती है, सेम वहाँ पे सारे बच्चे जो थे एंटायर क्लास में, पूरी क्लास में सभी के साथ ये चीज़ हो रही थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, सारी मतलब आधी से ज़्यादा क्लास क्या कर रही थी, बेट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी कि भाई मैं पास होऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। हम भी लोग करते हैं ना कि मेरे इतने नंबर आएंगे, आपस में बात करते हैं, और उस टाइम पे पूरी क्लास में शोर हो रहा होता है, तो यही सारी चीज़ें वहाँ हो रही थी। GN एंड आई, अब GN एक बॉय होगा, उसका फ्रेंड है, एंड आई यानी कि एने फ्रैंक, ठीक है। एने फ्रैंक जो है अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, तो वो दोनों बैठे थे, तो उनके पीछे दो पागल लड़के बैठे थे, सिली मतलब बेवकूफ़ से बच्चे थे, और वो क्या कौन थे, CN एंड सॉरी ये GN है, ठीक है, GN एंड एने एंड CN एंड जैक्विस। अब CN एंड जैक्विस दो बच्चे थे जो एने और GN के पीछे बैठे थे, और पीछे बैठ के वो क्या कर रहे थे, who have stacked their entire holiday saving on their beds, वो पूरी एंटायर होली मतलब पूरे छुट्टियों में उन्होंने क्या किया, पैसे जमा किए, अपनी सेविंग जमा की, किस लिए कि शर्त लगाएंगे, जितने पैसे हैं उन सभी की शर्त लगाएंगे कि कौन पास हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसके लिए उन्होंने शर्त लगाई थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, अब वो मॉर्निंग से नाइट तक मतलब वो ये सिर्फ क्या कर रहे थे कि भाई कौन पास होगा,
यू आर गोइंग टू पास, कि भाई तुम जो है पास होने वाली हो, नो आई एम नॉट, मतलब ये पूरा टाइम यही चल रहा था, मैं पास होने वाला हूँ, नहीं तुम नहीं हो रहे हो, यू आर, यस यू आर, नो आई एम नॉट, ऐसे कर रहे थे, भाई तुम पास हो गए, नहीं नहीं मैं नहीं, तुम, ये तुम पास हो जाओगे, ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। और इन्होंने इसके लिए उन्होंने शर्त लगाने के लिए पूरे टाइम जो हॉलीडे में छुट्टियां जो बीती थी उनमें जितने भी पैसे उनको मिलते थे उनको सेविंग करके रखा था कि इससे हम शर्त लगाएंगे, ठीक है। Even G's splendid glances and my angry outburst can't calm them down। क्या है, वो कह रहे हैं कि मैं और जीएस जो है वो इतना ज़्यादा वो सारी चीज़ें हो रही थी और उसको हम शांत नहीं कर पा रहे थे बिल्कुल भी। इफ़ यू आस्क मी, और उसने कहा कि भाई अगर तुम मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम, उन्होंने बहुत सबको काम करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई कौन पास होगा, तो मैं कहूँगी कि आधे से ज़्यादा जो क्लास है वो सारी की सारी डमी है, कोई मतलब पढ़ने में बेकार है सबके सब, और सभी के सब क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, कैप्ट बैक, यानी उनको आगे आना ही नहीं चाहिए, ऐसे डफर बच्चे हैं यहाँ पे। उन्होंने, एनी फ्रैंक ने कहा कि अगर तुम मुझसे पूछो तो। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर जो है वो यहाँ पर एक ऐसा प्राणी है जिसको आप सोच नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो टीचर्स के लिए काफ़ी बच्चों का ये होगा कि कब क्या कर दे टीचर, कब टीचर अच्छे मूड में हो। तो जो आप बहुत बड़ी चीज़ गलती कर देते हो उसके लिए भी आपको नहीं डांटते, तो टीचर के मूड पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा है कि टीचर जो है वो बहुत ही क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिनको हम सोच नहीं सकते हैं कैसे हैं, ऐसे प्राणी होते हैं इस धरती पर, उन्होंने ऐसा कहा। आगे कहा है आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। उन्होंने, एनी फ्रेंड ने कहा कि मैं जो मेरी साथी गर्ल्स जो हैं उनके लिए और अपने लिए वरीड नहीं हूँ। वी विल मेक इट, क्योंकि हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट, सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, वो कौन सा है, मैथ्स। तो आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनी फ्रैंक को किस सब्जेक्ट के लिए श्योर नहीं था कि वो पास हो जाएंगी, तो वो मैथ्स था। क्यों था उसका भी रीजन दे रखा है। एनीवे ऑल वी विल कैन डू इज वेट, लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए वेट कर सकते हैं। जब तक टीचर रिजल्ट अनाउंस नहीं करते तब तक हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और हम एक दूसरे को क्या कह रहे थे कि भाई धीरज रखो, सही होगा, पास हो जाओगे, ऐसे एक दूसरे को सब लोग सांत्वना दे रहे थे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। अब उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ सभी के साथ जो है मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, जितने भी मेरे टीचर्स हैं सबके साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 थे टीचर। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनी फ्रैंक की स्कूल में कितने टीचर्स थे। छोटे छोटे क्वेश्चन याद, ध्यान रखना, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जहां हाईलाइट लगता है अपनी बुक, अब जैसे यहाँ पढ़ लिया, एक बार बुक में भी अपने हाईलाइट कर देना, जहां जहां मैं कर रही हूँ, तो साथ में अपने साथ बुक भी रखो। जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ, जहां मैं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप भी उसको मार्क करते जाएं, ताकि जब आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको वो लाइंस दिख जाए कि हाँ ये हमें करनी है। तो 9 टीचर थे, उनमें से 7 मैन थे और 2 विमेन थी, ठीक है, 2 लेडी थी और 7 जो थे मैन थे, टोटल 9 हो गए। मिस्टर किसिंग जो थे, द ओल्ड फॉगे हु टीच मैथ्स, वो क्या पढ़ाते थे, हमको मैथ्स पढ़ाते थे। कौन, मिस्टर किसिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैथ्स उनको कौन से टीचर पढ़ाते थे, मिस्टर किसिंग। वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच, वो उनसे बहुत ज़्यादा अनॉयड थे, परेशान थे। क्यों, क्योंकि वो एनी फ्रैंक जो थी वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्टर किसिंग जो है वो एनी फ्रैंक से क्यों डिस्टर्ब रहते थे, क्यों अनॉयड रहते थे, क्यों परेशान रहते थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टॉक करती थी, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत बार उनको वार्निंग दी गई कि भाई मत करो, चुप रहो चुप रहो, वो चुप नहीं होती थी, बहुत बोलती थी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, तो उन्होंने, जो सर हैं मिस्टर किसिंग, उन्होंने उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। और होमवर्क क्या दिया, एन ऐसे, एक ऐसे दिया ऑन द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट क्या था, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बक 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 करते रहते, चुप नहीं होते, उनको हम चैटर बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। आप भी अपने फ्रेंड्स में से जो ऐसा होगा बच्चा जो बहुत ज़्यादा बोलता होगा आपका फ्रेंड, आप उसको चैटर बॉक्स या बातूनी इस टाइप से जो बोलते हैं, तो चैटर बॉक्स का मतलब वही होता है कि जो बहुत ज़्यादा बात करता है उसे हम चैटर बॉक्स कहते हैं। तो चैटर बॉक्स था, उन्होंने चैटर बॉक्स पे एक ऐसे दे दिया कि भाई जाओ के इस पे ऐसे लिख के आना। ये क्या था, एक पनिशमेंट था उनके लिए। वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट, अब आप इस पे क्या लिखोगे, उनको उसको कहना था। आई डिड वरीड अबाउट द लेटर, वो थोड़ी देर सोचने लगी कि क्या लिखूं इसके बारे में, ये मुझे मिल गया है पनिशमेंट कि ऐसे लिखना है। आई डिसाइडेड, अब उन्होंने डिसाइड किया।
आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और उन्होंने क्या किया, जो उनको टॉपिक मिला था उन्होंने टॉपिक जो है नोटबुक में लिख दिया, नोटबुक को बंद किया और बैग में रख दिया और सोचा कि इसको घर जाके आराम से लिखेंगे। और ट्राई टू कीप क्वाइट, और उन्होंने ट्राई किया कि मैं क्या करूं, अब मैं चुप रहूं, बोलूं नहीं। ठीक है, ये उनको बोलने के लिए एक पनिशमेंट दिया गया था। दैट इवनिंग आफ्टर आई डिड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब इवनिंग में वो घर थी तो उन्होंने जब अपना होमवर्क कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने फिर उनको होमवर्क कंप्लीट करने के बाद नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आईज, और उनकी आंखों आईज पे वो ऐसे का जो टॉपिक उन्होंने लिखा था उस पर उनकी नजर गई। आई बिगिन थिंकिंग, उन्होंने सोचना शुरू किया अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जब वो फैन को ऐसे माउथ में च्यू करते हुए उन्होंने उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया। हम भी करते हैं ना कई बार, सोचते सोचते माउथ में पेंसिल पेन लेके ऐसे सोचते जाते हैं, तो सेम ऐसा ही एनी फ्रैंक ने किया। आगे देखिए, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कुछ लोग क्या करते हैं, रैम्बल, रैम्बल मीन्स होता है फालतू की बातें लिखते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, एमलेस होती हैं, सिर्फ लिखना है। कहते हैं ना, जिसका जब हम कभी आंसर नहीं आता है तो हम यहाँ वहाँ की बातें लिखते जाते हैं, सिर्फ मेन जो बात होती है उसको नहीं लिख के बाकी की बातें लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी लिख सकती हूँ कि भाई मैं कुछ भी लिख दूँ एमलेस, लेकिन लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, कि वर्ड्स के बीच में हम बिग बिग स्पेस डाल देते हैं, हमको आंसर लिखने होते हैं, हमको आंसर नहीं पता होता है तो हम एमलेस कुछ भी लिखते हैं, बड़े बड़े स्पेस छोड़ते हैं ताकि पेपर हमको बड़ा दिखे, भरा हुआ दिखे, तो टीचर को लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा लिखा है, सही लिखा है, इतना बड़ा लिख दिया है। तो वो ये ऐसे सोची थी। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन उनके माइंड में ट्रिक आया, उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है कि जो मैं बोलने वाली हूँ ऐसी बहस करूं कि जिससे कन्विंस हो जाए, कन्विंसिंग वाली बहस लिखूं जिसमें ये प्रूव हो जाए कि नेसेसिटी, कितनी ज़रूरत है ऑफ टॉकिंग, बात करने की। अब उन्होंने ये सोचा कि यहाँ वहाँ की चीज़ें लिखूं, एमलेस लिखूं, स्पेस छोड़ूं। इसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने ट्रिक सोची कि मैं ऐसा लिखूं कि जो टीचर है वो कन्विंस हो जाए जो मैं बोलना चाहती हूँ। क्या बोलना चाहती हूँ कि बात करना कितना ज़रूरी है, इसके ऊपर उन्होंने सोचा कि मैं एक आर्ग्यूमेंट लिखती हूँ जिससे टीचर कन्विंस हो जाए कि क्यों हमें बात करनी चाहिए। इसके लिए आई थॉट एंड थॉट, उन्होंने सोचा सोचा बहुत सोचा, एंड सडनली अचानक आई हैड एन आइडिया, फिर उनको एक आइडिया आया। उन्होंने आइडिया क्या आया, आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैज़ असाइंड मी। उनको जो मिस्टर किसिंग जो है उन्होंने जो टॉपिक असाइन किया था उसमें उन्होंने 3 पेजेस लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और जो उन्होंने लिखा वो उससे सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी कि भाई जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। I argued that the talking is the student's trait and that I would be my best to keep it under control। उन्होंने आर्ग्यूमेंट में क्या लिखा, उन्होंने आर्ग्यूड किया कि जो टॉकिंग है, बात करना जो है, वो स्टूडेंट का क्या है, विशेषता है। एक बच्चे की विशेषता है बात करना, वो बात करना बंद नहीं कर सकता। एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, हम उसको बंद नहीं कर सकते हैं, हाँ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने इस पर उन्होंने क्या लिखा, पूरा का पूरा एक आर्ग्यूमेंट लिखा था 3 पेजेस का मिस्टर किसिंग को, जो उन्होंने उन्हें टॉपिक दिया था। टॉपिक क्या दिया था, अ चैटर बॉक्स। तो ये भी याद रखना है कि क्या दिया था, चैटर बॉक्स दिया था। कितने पेजेस लिखे थे, 3 पेजेस लिखे थे। किसके बारे में लिखे थे, क्या लिखा था उसमें, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने लिखा था कि जो टॉकिंग है इज अ स्टूडेंट ट्रेट्स। ये वर्ड पूरा अच्छे से याद रख लेना, स्टूडेंट ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब होता है विशेषता। ठीक है, ठीक है, विशेषता है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ इसको कंट्रोल करने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बोलना ही बंद कर दें। ओके, आगे देखते हैं। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits। और उन्होंने आगे और क्या लिखा कि भाई मैं जो हूँ दैट आई वुड नेवर, मैं उसको कभी भी क्योर नहीं कर सकती, ऐसे अपनी तरफ से बंद नहीं कर सकती कि हाँ ये चीज़ मेरी तरफ से नहीं होगी, क्योंकि क्या है, ये एक हैबिट है। क्यों हैबिट है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं, and I did if not more, and that there's not much you can do। और इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये मेरे को क्या मिली हुई है, ये मुझे
इनहेरिटेड ट्रेड्स है, यानी इनहेरिटेड मतलब होता है जो जन्म से ही जो हेरिडिटी होती है, माता पिता से जो हमको कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे माता पिता से मिलती हैं। तो वो कह रही है कि ये जो बात करने की जो है मेरी आदत है वो इनहेरिटेड है। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बोलती थी। इस तरह से उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई किया कि मैं इस तरह से बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों इतना बात करती हूँ और बात करना क्यों ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। अब जब उन्होंने अपना वो टॉपिक दिया तो मिस्टर किसिंग जो है वो हंसने लगे, ठीक है, उनके आर्ग्यूमेंट्स पे। बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन फिर उन्होंने यही चीज़ आगे भी प्रोसीड की, मतलब लगातार करती रही, वो आगे भी क्लास में बोलती रही, ठीक है। ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। अब उन्होंने, वो चुप नहीं हुई तो उन्होंने उनको पनिशमेंट ऐसा नहीं दिया कि उनको मारे या क्लास से बाहर निकाल दें। उन्होंने उनको ऐसे देना स्टार्ट किया ताकि बच्चा जो है उसमें बिजी हो जाए और अपनी चीज़ें लिखे कि क्या लिखना है। अब चाहते तो वो उनको बाहर निकाल सकते थे, पीट सकते थे, प्रिंसिपल सर के पास ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो उनको सिर्फ एक ऐसे देते थे ताकि वो उससे बिजी रहे और उन चीज़ों पर सोचे कि क्या कर रहे हैं और उनकी थॉट्स समझ सके। अब उन्होंने सेकेंड ऐसे, उन्होंने फिर से एक ऐसे असाइन किया और क्या था, दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन अ इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब उन्होंने इस बार उनको कौन सा दिया, इस बार उन्होंने उनको टॉपिक दिया था इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल एक बैड क्वालिटी होती है। कैसी क्वालिटी? जिसको आप कभी करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी उसको सही नहीं कर रहे हो। ऐसा उन्होंने कहा कि भाई तुमको पहले मैंने चैटर बॉक्स दिया कि बहुत बातों नहीं, अब ऐसा बातों नहीं जो अपनी बात को सही नहीं कर रहा है, मतलब अपनी आदत को सुधार नहीं रहा है, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति। तो उन्होंने इनकरेजिबल का मीनिंग अगर मैं यहाँ लिख दूं तो इनकरेक्ट बोल सकते हो या फिर बैड क्वालिटी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। बैड क्वालिटी गलत आदत होती है एक, जिसको आप करेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे इनकरेजिबल कहते हैं। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने इसको हैंडल किया और अब उन्होंने सोचा कि मैं जो हूँ 2 क्लास तक, 2 लेसन तक उन्होंने उसको कंप्लेन नहीं देने दी और थोड़ी सी शांत हो गई, बोलना थोड़ा उन्होंने कम किया। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, बट जैसे ही थर्ड लेसन आया, थर्ड क्लास जब उनकी हुई, ही डिड फाइनली हैड इनफ। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। एने फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे अनटाइटल। अब उन्होंने फिर एक ऐसे उनको दे दिया कि अब तुमको किस पे लिखना है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। अब जो था इनका थर्ड टाइम जो ऐसे था उसका नाम क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। यानी क्वैक के कौन होता है, जो बतख होते हैं, डक होते हैं, उनका साउंड होता है क्वैक क्वैक। तो ऐसी बतख की जो बस सारा दिन टे 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 करती रहती है, ऐसी कौन है वो, मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। उनको चैटर बॉक्स कह दिया, एने फ्रैंक को ये इस नाम से उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने 3 बार उन्होंने सब्जेक्ट दिए। फर्स्ट टाइम दिया था अ चैटर बॉक्स, सेकंड था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स और थर्ड टाइम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है। तो तीनों को याद रखना, तीनों नाम याद रखने आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, द क्लास रोड। जो क्लास थी वो सारी की सारी हंसने लग गई उसके ऊपर, क्योंकि अगर आपको इस तरह से बार बार पनिशमेंट मिलता है तो हर कोई हंस सकता है, हंसता है। हाई आई हैड टू लाफ टू, और लेकिन अब सारी क्लास हंस रही थी तो एने फ्रैंक को भी हंसना पड़ा कि सर उनको इतना सारी चीज़ें कह रहे थे। थ्रू आई डिड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। अब उनके पास इनजेन्युइटी मतलब होता है कि जो वो ओरिजिनल जो भी थॉट सोच रही थी, जो भी अब तक उनके दिमाग में था, जो भी उनको लगता था कि मैं क्या क्या बोल सकती हूँ इस टॉपिक पे, उन्होंने वो सारी चीज़ें लिख दी दोनों टॉपिक में। अब उनके पास कुछ ओरिजिनल नहीं था। इनजेन्युइटी मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है, या जो प्योर जो होता है उसे हम कहते हैं। आगे कहते हैं, इट वॉज मी टू अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब वो चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ आए जो कुछ समथिंग मतलब कुछ अच्छा हो, कुछ रियल हो, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। माई फ्रेंड सेने, अब उनकी एक फ्रेंड थी सेने, उन सेने ने उनको क्या किया, उसने कहा कि हु इज गुड एट पोइट्री, जो किसमें थी, पोइट्री, यानी जो पोम होती है उसको लिखने में बहुत अच्छी थी। कौन थी, उनकी फ्रेंड सेने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो पोइट्री है उसको लिखने में उनको किसने हेल्प की थी, उनकी फ्रेंड ने। उन फ्रेंड का नाम क्या था, सेने। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, उनकी फ्रेंड जो है उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी इसको लिखने में, कहाँ से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक।
एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं इस वजह से क्या हो गई, बहुत खुश हो गई कि चलो मुझे कोई हेल्प करने वाला मिल गया जो मुझे लिखवाएगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितना भी था वो ओरिजिनल जितना भी उनके थॉट्स में था वो सारा उन्होंने लिख दिया, लेकिन अब उनके पास कुछ था ही नहीं लिखने के लिए। तो उनकी फ्रेंड जो है उन्होंने उन्हें हेल्प करने के लिए कहा कि तुम इस बार क्या करो, पोइट्री वे में लिखो अपना जो भी आपको ऐसे मिला है उस पर। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, और मिस्टर किसिंग जो है वो ट्राई कर रहे थे कि भाई इस पर ये मतलब ये एक हंसी का पात्र बन जाए, ये रिडिकुलस यानी जो एक बेकार सा जो सब्जेक्ट उनको मिला था क्वैक क्वैक क्वैक, तो उस पर वो उनका मजाक उड़ाना चाहते थे कि इसको थोड़ा सबक मिले कि कैसे बोलना बंद करे ताकि वो बाकी की चीज़ों पे ध्यान दे, क्लास में ध्यान दे। बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं क्या श्योर कर रही थी एनी फ्रैंक कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगी कि जो सर हैं मिस्टर किसिंग जो है वो जोक बन जाए बजाय कि मेरे। ठीक है, अब ऐसा उनके अंदर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। I finished my poem and it was beautiful, उन्होंने अपनी पोम को बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश किया और वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी पोम थी। It was about, अब वो पोम क्या थी वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोम किसके बारे में थी, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि पोम जो थी किसके बारे में थी, तो वो देखिए क्या थी। पोम थी किसके बारे में, एक मदर डक थी, ठीक है, एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन थे। एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन थे, यानी एक हंस था और एक डक थी। एंड उनके 3 बेबी थे डकलिंग, डक के जो बेबी होते हैं, डक के जो यंग वंस होते हैं उन्हें हम डकलिंग कहते हैं। ठीक है, तो डकलिंग्स थे हु वर बिटन अ डेथ बाय द फादर, उनको मार दिया गया उनके पापा के द्वारा। बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक्ड करते थे, बोलते थे, इस वजह से उनके पापा ने उनको मार दिया था। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, अब इस जोक को मिस्टर किसिंग ने है वो सही तरीके से लिया, बजाय कि उस पर नहीं हंसे, उन्होंने इस चीज को सही से लिया। ही रेड द पोम टू द क्लास, उन्होंने इस पोम को क्लास के सामने पढ़ा। एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स, उन्होंने इस पर अपने खुद के कॉमेंट्स दिए, खुद के विचार दिए। एंड टू सर्वल अदर्स क्लासेस और एज वेल, और यही पोम जो है उन्होंने बाकी की क्लासेस जो हैं वहां पे भी सुनाई। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि तुम क्लास में बोल सकती हो। एंड आई हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे उसके बाद कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला क्लास में। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और उसके बाद क्या हुआ, जो मिस्टर किसिंग जो है उनके अंदर थोड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए, और वो भी अब क्या करने लगे, क्लास के बीच बीच में जोक्स कहने लगे, जिससे क्लास का जो माहौल है वो सही रहे। इस तरह से यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। और लास्ट में उन्होंने लिखा योर्स एन, जैसे उन्होंने लेटर, जैसे हम किसी को भी लेटर लिखते हैं या किसी को अपनी बात बताते हैं तो हम ऊपर उन्होंने पूरा डियरेस्ट किटी करके लिखा था, लास्ट में उन्होंने इस तरह से योर्स एन, यानी वो किटी को, यानी उस डायरी को अपना फ्रेंड मान रही थी और जितनी बातें बताई थी अब उन्होंने लिखा कि ये मेरे द्वारा कही गई हैं, तो फ्रॉम एन, इस तरह से उन्होंने अपनी बात को एंड किया। तो अगर इसको पूरा समराइज करें तो क्या था, एने फ्रैंक थी जिनके पास कोई फ्रेंड नहीं था, उन्होंने एक डायरी को अपना फ्रेंड बनाया और उस डायरी में उन्होंने अपनी पूरी सारी बातें लिखी। पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया कि भाई वो कौन कौन है, पापा है, मम्मी है, बहन है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर उन्होंने अपना एक इंसिडेंट बताया जहां वो स्कूल में उनके साथ जो चीज़ें हुई थी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आप मैंने अंडरलाइन करके बताया है, आप उसको पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा कि भाई, और साथ में हमेशा बुक लेके बैठा करो, जहाँ जहाँ अंडरलाइन होती जाती है वहाँ वहाँ आप अंडरलाइन कर दिया करो, जिससे नेक्स्ट टाइम कभी पढ़ो तो आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर मैं बहुत कम करवाऊंगी क्योंकि चैप्टर समझ में आ जाएगा तो आप वैसे ही क्वेश्चन के आंसर्स देख लोगे कि भाई कैसे, और हम विद इन चैप्टर भी हम क्या करते हैं, हाईलाइट्स कर लेते हैं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैथ्स हो गया, उनकी फ्रेंड है सैने, उनका नाम याद रख लेना, किस में था, मैथ्स में था, कौन कौन से टॉपिक दिए थे, 3 कौन से सब्जेक्ट थे वो, फर्स्ट था अ चैटर बॉक्स, सेकंड था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और थर्ड था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है ताकि कभी क्वेश्चन बन सके तो आप बना पाएँ। और ऐसे पूछा सकता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा था या थर्ड कौन सा था, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? एने फ्रैंक के लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि उनके पास, उन्होंने कभी इससे पहले लिखा नहीं था और उनका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना सोचा कि मैं डायरी लिखूं ताकि मैं जो अपनी मन की बातें हैं वो
उस डायरी में लिख पाऊँ। तो फर्स्ट शी सेड शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक द बिफोर, एंड सेकेंडली क्या था, nobody is going to read and would be the interested in her diary। और उनको ये भी एक चीज़ थी कि उनको ऐसा लगता था कि मैं अगर डायरी लिखूंगी तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा एक जो 13-year-old गर्ल है उसके मसलिंग्स के लिए, मसलिंग मतलब उनकी थॉट्स के लिए। नेक्स्ट है, वाई डज एन ए वॉन्ट टू कीप अ डायरी, क्यों करना चाहती, क्योंकि उनको एक फ्रेंड की जरूरत थी, एक ट्रू फ्रेंड, एक रियल फ्रेंड की नीड थी, इसलिए उन्होंने डायरी लिखने का सोचा। Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं ऐसा क्या लिखना चाहूँगी जो बाकी के लोग नहीं लिखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि क्लोज फ्रेंड है बट ही डिडंट हैव वन, उनके पास बहुत फ्रेंड थे लेकिन क्लोज फ्रेंड नहीं था। द फ्रेंड शी हैड देयर वर टू हैव मोर फन, वो उनके साथ फन करती थी, गुड टाइम स्पेंड करती थी, बट ऐसा कोई नहीं था जिसको वो कन्फाइड कर पाए, जिसको अपनी वो मन की बातें बोल पाए। शी ऑल्सो बिलीव दैट अ पेपर जो होता है उसके अंदर ज्यादा पेशेंस होता है किससे, देन पीपल से। सो शी डिसाइडेड टू राइट एंड कन्फाइड अ डायरी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक क्या लिखूं, डायरी लिखूं। नेक्स्ट है, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन ए, हमने अभी क्वेश्चन चैप्टर के बीच में ही किया था कि वो क्यों परेशान हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती थी, टॉक्ड टू मच, ठीक है, या वेरी मच भी लिख सकते हो, तो बहुत ज्यादा बोलती थी इन द क्लास। He assigned her extra homework, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, what did he ask her to do, उन्होंने क्या करने को दिया उनको, एने फ्रैंक को, उन्होंने एक्स्ट्रा एक होमवर्क दिया, वो क्या था, एक ऐसे था, उस ऐसे का नाम भी लिख सकते हो आप, अ चैटर बॉक्स। क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया कि जो चैटर बॉक्स में जो ऐसे लिखना है वो किस पर है, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि स्टूडेंट्स का ये क्या होता है, ट्रेट होता है, एक विशेषता होती है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें उन्होंने कही थी। और साथ साथ उन्होंने एक चीज भी कही थी कि ये क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट्स है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो भी बहुत ज्यादा टॉक्ड करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हाई डज एने नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच, वो क्यों ब्रीफ स्केच देना चाहती थी अपनी फैमिली का, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊं, क्योंकि एक डायरी को वो अपना फ्रेंड मानती थी, और फ्रेंड एज अ फ्रेंड वो चाहती थी कि जो डायरी हो जो भी कभी कोई पढ़े तो उसे मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली में कौन कौन है, इसलिए उन्होंने एक ब्रीफ स्केच जो है वो देना चाहा। डज शी ट्रीट किटी एज अ इनसाइडर और आउटसाइडर, वो उसको कैसा मानती थी, इनसाइडर मानती थी, आउटसाइडर, किटी को वो इनसाइडर मानती थी, क्योंकि आउटसाइडर मानती तो कुछ बताती ही नहीं, तो उन्होंने उसे एक इनसाइडर माना एज अ ट्रू फ्रेंड जो उसकी हर एक बात सुनता हो। एने फ्रैंक ने क्लेम किया था कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल से, एंड शी यूजुअली सिट डिप्रेस थी, अलोन थी, और उनके पास कोई रियल फ्रेंड नहीं था, इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक डायरी लिखना स्टार्ट किया टू क्लियर द क्लाउड्स टू डाउट। और एने फ्रैंक ने गिव किया, एक स्केच बनाया कि उसने बताया कि मेरे पापा हैं, ग्रैंड मदर हैं, मम्मी हैं, लविंग सिस्टर हैं। शी ट्रीटेड किटी एज अ इनसाइडर, क्यों, क्योंकि शी कॉल्ड हर बेस्ट फ्रेंड एंड वॉज रेडी टू कन्फाइड इन इट। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है कि फर्स्ट ऐसे उन्होंने क्या लिखा, उसमें क्या बताया उन्होंने, क्या टॉपिक था उसका नाम, मतलब फर्स्ट ऐसा था क्या। तो फर्स्ट ऐसे था अ चैटर बॉक्स, और एने फ्रैंक वांट टू कम विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, वो एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देना चाहती थी कि क्यों नेसेसिटी है, क्यों जरूरी है ऑफ टॉकिंग, बात करना। शी बिगन थिंकिंग, बहुत टाइम तक उसने थिंकिंग किया, फिर उन्होंने सडनली उनको एक थॉट आया, एंड शी रॉट 3 पेजेस एंड वॉज सेटिस्फाइड, और उससे वो सेटिस्फाइड थी। शी आर्ग्यूड दैट द टॉकिंग वॉज द स्टूडेंट्स ट्रेट्स, ये स्टूडेंट्स का ट्रेट्स है। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसे ऐसे नाम याद रखने हैं, बाकी तो आप बना लोगे, वॉज लगा के बनाना, क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो पास्ट में ही हैं। तो जैसे स्टूडेंट ट्रेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, ये आपने ऐसे पॉइंट्स बना लिया करो किसी भी आंसर के लिए। जब आप बोलते हो ना मैम हमें आंसर लिखना सिखाइए, तो आप जब भी कोई आंसर पढ़ो तो उसके पॉइंट्स निकालो, या एक पूरे चैप्टर में से ऐसे 10-12 पॉइंट निकालो जो उस चैप्टर में बार बार या उस आंसर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, उन पॉइंट्स को निकाल के आप अपने आंसर को बना के लिख सकते हो। क्योंकि टेंस तो हमें आते हैं, टेंस वाइज तो हम बना लेंगे, लेकिन वॉकेब कहाँ से लाएंगे, तो उस वॉकेब के लिए आपको चैप्टर पढ़ना होता है। और आप इस तरह से, अगर जैसे आपने यहाँ से ये ले लिया, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट और नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग ले लिया था, आप इससे अपना आंसर बना सकते हो। नेक्स्ट है, एंड शी वुड बी हर बेस्ट टू कीप इन अंडर कंट्रोल, अंडर कंट्रोल एक ये वर्ड ले लिया हमने। शी फर्दर रॉट द शी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हर सेल्फ टू द हैबिट, वो बोलना चाहती थी कि मैं इस आदत को
पूरी तरह से रोक तो नहीं सकती, लेकिन हाँ क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो भी बहुत ज़्यादा बोलती हैं और ये मुझे क्या है, इनहेरिटेड ट्रेट दे रखा है मेरे को जन्म से ही मेरी मम्मी से हेरिडिटी से आया है। देयर वॉज नॉट मच दैट वन कुड डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। एंड मिस्टर किसिंग जो है वो ये सारा चीज पढ़ के क्या होने लग गए, हंसने लगे उनके आर्ग्यूमेंट्स पे। क्लियर? तो इस तरह से आप अपने आंसर्स में पॉइंट्स निकाल दिया करो, क्योंकि पूरा आंसर तो हम याद भी नहीं करेंगे और ना ही उसे याद करना चाहिए। चैप्टर को समझो, उनकी वोकैब निकाल के रख लो कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, और जब पढ़ो तो हाईलाइट कर लिया करो। फिर जब आप आंसर्स कभी ऐसे देखो तो उस आंसर में खुद से फ्रेम करना शुरू करो, या आंसर के पैटर्न देखो कि कई बार आंसर क्या होते हैं, पास्ट में ही दे रखे होते हैं, आपको उनको बनाने की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट आपकी पोम होगी अमेंडा, हम उसे करेंगे, वो भी एक गर्ल के ऊपर ही है, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।